हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत के सिक्कों का इतिहास, यानी कि जो प्राचीन काल में भारत में जो सिक्के चलते थे उनके इतिहास के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग पश्चिमी एशिया के अंतर्गत यूनानी नगरों में सर्वप्रथम सिक्के प्रचलन में आए थे। यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमने पढ़े थे, तो उनके आधार पर अगर अनुमान लगाया जाता है, देखा जाता है, तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग पश्चिमी एशिया के अंतर्गत जो यूनानी नगर आते हैं, तो वहाँ सर्वप्रथम वहीं के सिक्के प्रचलन में आए थे। वैदिक ग्रंथों में आए निष्क और शतमान का प्रयोग वैदिक काल में सिक्कों के रूप में भी होता था। वैदिक ग्रंथों में आए जो निष्क और शतमान था, उनका प्रयोग वैदिक काल में सिक्कों के रूप में भी होता है। तो निष्क जो है, निष्क वर्ड का मतलब होता है वैदिक काल का एक प्रकार का ये सोने का सिक्का था, या इसको मोहर भी बोला जाता था, जिसका मान भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता था। या निष्क एक दूसरे तरीके से इसको ऐसा भी बोला जाता है कि जब प्राचीन जो राजा होते थे वो यज्ञ करवाते थे, तो वो ऋषियों को जो दक्षिणा के रूप में देते थे सोने के बराबर टुकड़े, तो उसको भी निष्क कहा जाता था। तो एक तरीके से आप इसको सोने का सिक्का या मोहर इसका अर्थ मानते हैं। शतमान जो होता है, शतमान बोलते हैं चांदी के सिक्के को। तो शतमान का प्रयोग वैदिक काल में सिक्कों के रूप में होता था, यानी कि ये सोने और चांदी के सिक्के होते थे। आगे आता है, भारत में धातु के सिक्के सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आए। जो भारत में सर्वप्रथम सिक्के जो प्रचलन में आए वो आए गौतम बुद्ध के समय में, जिसका समय 500 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। अगला पॉइंट है, बुद्ध के समय पाए गए सिक्के आहत सिक्के कहलाए। यानी कि जो बुद्ध के समय जो सिक्के पाए गए उनका नाम दिया गया आहत सिक्के, यानी पंच मार्क भी कहा गया। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृति बनी होती थी। ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के तथा कुछ तांबे के बने होते थे। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा गया। यानी कि ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं, ये सिक्के बनाए जाते थे उस टाइम पे, तो इसलिए इनका नाम आहत सिक्का पड़ा है। अगला पॉइंट आता है, आहत सिक्कों का सर्वाधिक पुराना जो भंडार पाया गया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुआ है। यानी कि आहत सिक्के जो कि गौतम बुद्ध के समय प्रचलन में थे, ये सिक्के जो पाए गए हैं, इनका जो भंडार पाया गया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में इनका भंडार पाया गया है। इन जगहों से ये प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, मौर्य काल में सोने के सिक्के के रूप में निष्क तथा सुवर्ण का, चांदी के सिक्के के रूप में कारसापर्ण या धरण का, तांबे के सिक्के के रूप में मानक तथा काकड़ का प्रयोग होता था। यानी कि मौर्य काल जो था उसमें सोने के सिक्के के रूप में निष्क का प्रयोग होता था। निष्क यानी कि सोने का सिक्का या मोहर, और चांदी के सिक्के के रूप में करसापण या धरण का, और तांबे के सिक्के के रूप में मापक तथा काकड़ का प्रयोग होता था। तो इस तरीके से उस टाइम में जो सिक्के थे उनका प्रयोग इस तरीके से होता था। आगे आता है, भारत में सर्वप्रथम भारतीय यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए वो यूनानियों के द्वारा किए गए। अगला पॉइंट है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर कुषाण शासक कडफिसस द्वितीय द्वारा चलाए गए। जो सोने के सिक्के सबसे पहले और बड़ी मात्रा में जिनको चलाया गया वो कुषाण शासक, जिनका नाम था कडफिसस द्वितीय, तो इनके द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के। आगे आता है, कनिष्क ने अधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए। अब जो कनिष्क थे उन्होंने तांबे के सिक्के अधिक मात्रा में जारी किए। मौर्योत्तर काल में सोने के निष्क, सुवर्ण तथा पल, चांदी का शतमान, तांबे की काकिनी सिक्का प्रचलन में आया। यानी कि उस समय जो मौर्योत्तर काल था, इसमें जो सोने के सिक्के थे उसमें निष्क, सुवर्ण तथा पल और चांदी का शतमान और तांबे की काकिनी सिक्का प्रचलन में आया। इस तरीके से उस टाइम पे इनका प्रचलन हुआ। तो उसके बाद आगे आता है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा तथा शीशे के मिश्रण से
कर्षापण सिक्का बनाया जाता है। अब एक वर्ड आया है कर्षापण, तो कर्षापण जो होता है ये 4 धातुओं के मेल से बनाया जाता है। 4 धातुओं के मिश्रण से इस सिक्के को बनाया जाता है, उसे बोला जाता है कर्षापण। तो इसमें सोना, चांदी, तांबा तथा सीसा जो होता है इनका मिश्रण होता है और इस सिक्के को बोला जाता है कर्षापण सिक्का। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। गुप्त काल जो था उसमें सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, परंतु इनकी शुद्धता पूर्वकालीन कुषाणों के सिक्के की तुलना में कम थी। जो कुषाण थे उन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए और गुप्त काल में भी सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन जो गुप्त काल था उसमें जो सोने के सिक्के थे वो संख्या में अधिक जारी किए गए, परंतु जो कुषाणों के द्वारा किए गए वो अधिक शुद्धतम थे। ये हमने आगे वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो शुद्ध सोने के सिक्के सबसे अधिक अगर जिसने जारी किए वो कुषाणों के द्वारा किए गए थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे आता है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के दिनार कहे जाते थे। जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के थे वो दिनार कहे जाते थे और दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो दैनिक लेन देन होता है, हम दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को खरीदते हैं तो उसमें कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। कुषाणकालीन सोने के सिक्के 124 ग्रेन के तथा गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्के 144 ग्रेन के होते थे, तो इनका नाप था। सोने, चांदी, तांबा, प्लेटिन तथा कांसा द्वारा बने सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में जारी किए गए। जो सोने के, चांदी, तांबा, प्लेटिन तथा कांसे के द्वारा बने जो सबसे अधिक सिक्के जो जारी किए गए वो किए गए मौर्योत्तर काल में। 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच सोने के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गए। यानी कि इस समय फिर सोने के सिक्कों का जो प्रचलन था वो बंद हो गया, उतना नहीं रहा। 9वीं सदी में प्रतिहार शासकों के कुछ सिक्के मिलते हैं। 7वीं सदी में 11वीं सदी के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में गधेया सिक्के पाए गए। इन सिक्कों पर अग्नि वेदिका का चित्रण है। ग्रीक शासकों ने ड्रामा तांबे के सिक्कों के तर्ज पर प्रतिहार एवं पाल सिक्कों ने चांदी द्रम सिक्के जारी किए। अब जो ये शासक थे इन्होंने अपने अपने टाइम में फिर अन्य सिक्के जारी किए, क्योंकि सोने के सिक्के का जो था वो प्रचलन उस टाइम से वो बाहर हो गया था। 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच सोने के सिक्के का जो प्रचलन था वो बाहर हो गया था, उतना नहीं रहा था। तो तब उसके बाद वाले शासकों ने इस तरीके से सिक्के जारी किए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं उनकी राजधानी के बारे में, कि प्राचीन काल के जो प्रमुख राजवंश थे कौन कौन थे और उनके संस्थापक और उनकी राजधानी, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।